हेलो विद्यार्थियों, हम अपने पिछले वीडियो से भाषा की विशेषताओं पर चर्चा करते रहे हैं। हमने कुछ विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। उसमें जिन विषयों पर हमने चर्चा की थी वे विषय थे: भाषा ध्वनियों का समूह है, भाषा आद्यतन सामाजिक वस्तु है, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है, ये प्रश्न आपके छोटे प्रश्नों में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इस दृष्टि से भी इसे याद रखना है। अगला जो बिंदु हमने देखा था वह था भाषा की स्थिरता और भाषा की गतिशीलता। हम अब इनके अतिरिक्त जो बिंदु हमारे सामने है वह बिंदु है भाषा संयोग से वियोग अवस्था की ओर बढ़ती है। बात आती है संयोग और वियोग की स्थिति क्या है। जब हम भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए प्रवृत्त होते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो उनका कई आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। और ये जो वर्गीकरण किया जाता है, यह वर्गीकरण भाषा के आकार, प्रकार तथा रूप रचना को दृष्टि में रखकर किया जाता है, जिसे आकृतिमूलक वर्गीकरण के रूप में स्वीकार किया गया है। और आकृतिमूलक वर्गीकरण के रूप में जब हम देखते हैं तो इस आधार पर भाषाओं के प्रमुखतः दो भेद हमारे सामने आते हैं। एक है अयोगात्मक भाषा और दूसरा संयोगात्मक भाषा। अब ये जो अयोगात्मक भाषा है, इसे हम वियोगात्मक भाषा के रूप में भी जानते हैं, और दूसरी संयोगात्मक भाषा। बात आती है अयोगात्मक भाषाएं क्या है। तो अयोगात्मक भाषाएं वे भाषाएं होती है जिनमें उपसर्ग, प्रत्यय आदि जोड़कर शब्द नहीं बनाए जाते, अर्थात शब्दों या वाक्यों के बनाने में उसके रूप का कोई योग नहीं रहता है। ऐसी भाषाओं के शब्दों में रूप परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उनका योग ही नहीं है, तो रूप परिवर्तन कैसे होगा। केवल स्थान परिवर्तन होता है, और स्थान परिवर्तन से या फिर कभी कभी तो केवल स्वर के आरोह अवरोह से ही वाक्य में उसके अर्थ को स्पष्ट कर लिया जाता है। अयोगात्मक भाषा के उदाहरण कई भाषाओं में खोजे जा सकते हैं, पर फिर भी जितनी भाषाएं हैं उस आधार पर यदि हम कहना चाहें तो वह अपवाद स्वरूप ही है, पर है अवश्य, इसलिए हम उसे नकार नहीं सकते। चीनी भाषा को यदि हम देखें तो चीनी भाषा अयोगात्मक भाषा का एक श्रेष्ठ उदाहरण बनकर हमारे सामने आती है। उसका एक उदाहरण हम देखते हैं। एक शब्द है नगो तानी, जिसका अर्थ होता है मैं तुझे मारता हूँ। यहाँ आधा न और गो है, जिसका अर्थ होता है मैं। ता शब्द जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ होता है मारना, और नी का अर्थ होता है तो अर्थ हुआ यहाँ पर नगो तानी, मैं तुझे मारता हूँ। इस स्थान परिवर्तन जब हम कर देते हैं तब वाक्य में जो स्थान होगा शब्दों का वह हो जाएगा नी ता नगो। मतलब हमने जो बादी बात का अक्षर था नी, उसको आगे कर दिया, ता अपनी जगह है, और नगो बाद में कर दिया। यदि हम ऐसा कर देते हैं तो अर्थ हो जाता है तो मुझे मारता है। यहाँ शब्द वही है, शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किंतु स्थान परिवर्तन कर देने से ही अर्थ बदल गया है। नगो का अर्थ यहाँ स्थान बिना किसी रूप के योग के में भी होता है, और मुझे भी। बात आती है अब संयोगात्मक भाषाओं की। संयोगात्मक भाषाएं वे भाषाएं हैं जिनके शब्दों तथा वाक्यों में उपसर्गों और प्रत्ययों का योग रहता है। संसार की अधिकांश भाषाएं, विशेषकर भारोपीय परिवार की भाषाओं को यदि हम देखते हैं तो वे भाषाएं इस प्रकार की भाषाएं हैं। उनका सुंदर उदाहरण के रूप में हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक भाषा हम लेते हैं संस्कृत, जो देव भाषा है, जो हम भाषाओं की जननी के रूप में स्वीकार करते हैं। उसका एक छोटा सा वाक्य है रामः गच्छति। यहाँ राम, गच्छ आदि में रूपों का योग करते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग किया गया है।
अतएव यह संयोगात्मक भाषा का उदाहरण कहलाएगी। इसमें अलग से उपसर्ग प्रत्यय नहीं है और उसी में जोड़ा गया है। भाषा शास्त्रियों के मत को यदि हम देखें तो प्रारंभ में भाषा शास्त्रियों का मत था कि आदिम भाषा अयोगात्मक भाषा रही होगी और धीरे धीरे प्रत्यय प्रधान, विभक्ति प्रधान और समाज प्रधान होकर संश्लिष्ट या संयोगात्मक रूप उसे प्राप्त हुआ होगा। इस प्रकार आदिम भाषा अयोगात्मक थी ऐसा माना गया है और क्रमशः विकास होकर वो संयोगात्मकता की ओर बढ़ी है। इसके पक्ष में कुछ तर्क भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे आदिम भाषाओं का रूप चीनी भाषा में आज भी हमें मिलता है और यह भाषा अयोगात्मक है, इसलिए भाषाओं की प्रारंभिक अवस्था अयोगात्मक ही रही होगी। एक अन्य तर्क दिया जाता है, भाषा का आरंभ अणुओं की भांति शब्दों से हुआ है, न कि वाक्य से। अतएव भाषाओं की प्रारंभिक अवस्था अयोगात्मक ही रही होगी। शब्द से प्रारंभ होकर उसके अयोगात्मक होने को की सिद्धि होती है। एक अन्य तर्क यह है, आज की विभक्तियां और प्रत्यय वास्तव में आरंभिक अवस्था में शब्द ही रहे होंगे, जो घिसकर ऐसा रूप धारण करते गए, जैसे में कारक चिन्ह, मध्य से का कारक चिन्ह, कृत से, इस तरह से वो इनकी उत्पत्ति बताते हैं। इस तरह के विचार, इसके तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। परंतु जब हम आधुनिक खोजों को देखते हैं तो उनका मत यह भी है कि यद्यपि हर भाषा में थोड़े बहुत अपवाद के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जिनसे अयोग से संयोग अवस्था की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति लक्षित होती है, किंतु विश्व की प्राय सभी भाषाएं संयोगात्मक अवस्था से वियोगात्मक अवस्था की ओर बढ़ रही है। इस तरह भिन्न भिन्न मत विशेषताओं को प्रकट करने वाले विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।